और कैप्टन साहब से इसलिए क्योंकि जो खबर जिस तरह की आ रही है कैप्टन साहब, खास तौर से इजराइल को लेकर के कि एक इमरजेंसी की मीटिंग बुलाई है नेतन्याहू ने, और उसमें जो आईडीएफ है उसके जो चीफ है उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हम कर सकते थे कर लिया, अब समझौते के बगैर हम अपने कैप्टिव्स को नहीं छुड़ा सकते। वाहिद यही रास्ता है कि आप समझौता कीजिए, और समझौता हम अपनी शर्तों पर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अपनी शर्तों पर करवा सकते थे तो बहुत पहले हो जाता। यानी अब हमास की शर्तों को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं माना गया तो प्रेशर बहुत है, ये वजह बन जाएगी तख्ता पलट की या नेतन्याहू को हटाए जाने की। क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा प्रेशर है अगर ये मीटिंग में बात हो गई तो? कैप्टन साहब। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। गौरतलब बात यह है कि अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जिसे हम विदेश मंत्रालय बोलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आज की तारीख में लेबनान में बैठे हैं, जहां वो लेबनान के सरकार को और हिजबुल्लाह, उनके लेबनान की सरकार के थ्रू हिजबुल्लाह को समझा रहे हैं, और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान की सरकार को भी समझा रहे हैं कि जंगबंदी के लिए कुछ आसान शर्तें आप मान लीजिए। इसी तरह आज की तारीख में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तेल अवीव में बैठे हुए हैं, और नेतन्याहू की सरकार के जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं कि अमेरिका ने जो पीस प्रपोजल दिया है वो डुएबल है, यानी कर सकते हैं। तो नेतन्याहू को भी समझाया जा रहा है कि आप पीस प्रपोजल में जो 2-4 आसान चीजें हैं उनको मान लीजिए, जो मुश्किल भरी शर्तें हैं, ठीक है, उसके लिए बाद में हम बात कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू के ऊपर अंदरूनी दबाव भी है, उनके लिकुड पार्टी से भी दबाव है, नेसेट में जो उनकी सरकार के जो सपोर्टर्स हैं उनका भी दबाव है, और जो आम जनता है इजराइल की सड़कों पर, हाइफा की सड़कों पर, तेल अवीव की सड़कों पर, उनका भी दबाव है कि नेतन्याहू जो है जल्दी से जल्दी बातचीत करें हमास के साथ, और जो 100 बंधक हैं उन्हें तुरंत रिहा करवाएं। एक और दबाव जो नेतन्याहू के ऊपर ना सिर्फ इजराइल के अंदर से वरन अमेरिका से और यूरोपियन देशों से भी बन रहा है कि वो जो है अपनी जो बमबारी है उसका दायरा थोड़ा सा सीमित कर दें, ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही 20 तारीख को अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनेगी तो एक नया रुख वो चुनेंगे, और अब जो आकलन है ये भी है कि वो जो नया रुख होगा वो शायद इजराइल के साथ दोस्ती को बरकरार रखते हुए, इजराइल के साथ दोस्ती को मजबूती से पकड़ में रखते हुए, अमेरिका भविष्य में ऐसी कोशिश करेगा कि ईरान के साथ भी बातचीत के रास्ते खुल जाएं, चाहे वो डायरेक्टली बातचीत करें या बैकग्राउंड डिप्लोमेसी से बात करें, इंटरलोक्यूटर्स के थ्रू बात करें, या किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता से ईरान के साथ बात करें। अमेरिका शायद मिस्र का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कतार तो हट गया है पीछे, तो अमेरिका शायद मिस्र में अल-सीसी की मदद ले सकता है, या तुर्की में तुर्की की मदद ले सकता है एर्दोगन की, ताकि वो थर्ड पार्टी के थ्रू ईरान से बात कर सकें। इस चीज को, डायरेक्ट बातचीत ईरान के साथ करना, अमेरिका ने पिछले काफी दशकों से अवॉइड किया है। तो अच्छी शुरुआत हो रही है, अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगर सब सही रहा तो 20 जनवरी के बाद हम देखेंगे कि इस जंग को आस्ते आस्ते, जंग की जो चिंगारी है, जो गर्माहट है, उसको आस्ते आस्ते कम करने की तरफ काम शुरू हो जाएगा। जी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से देवनाथ जी बात हो रही है लेबनान और इजराइल की, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके पीछे हमास है, इसके पीछे गजा है, क्योंकि गजा में या हमास का कोई अभी लीडर नहीं है, और सबको पता है कि हमास इस पोजीशन में नहीं है कि कोई वो जाती तौर पर फैसला ले। भाई जब लीडर नहीं तो वो लेबनान से बातचीत होगी, डायरेक्ट ईरान बातचीत कर नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। मतलब एक जो डिप्लोमेसी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे में एक लेबनान कि आप लेबनान से सीज फायर, वरना लेबनान से सीज फायर क्या मतलब, जब तक गजा में नहीं होगी लेबनान करेगा नहीं, हिजबुल्लाह करेगा नहीं, हौती करेगा नहीं।
ये जो अब्दुल शाबी इराकी मिलिशिया करेगी नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि आप भी यही मानते हैं कि दरअसल जो निगोशिएशन है, जो बातचीत है, वो हिजबुल्लाह और इजराइल नहीं, बल्कि वो गजा के लिए। कैप्टन साहब, फिर मैं जाऊंगा तजावुज। जी हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी बातचीत होती है किसी लड़ाई के दौरान, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो कमज़ोर पक्ष जो है, वो बातचीत के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि कमज़ोर पक्ष सोचता है कि लड़ाई तो वो जीत नहीं सकता। कई बार जो मजबूत पक्ष होता है, वो भी बातचीत के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़ाई जीत रहा है और बातचीत से शायद वो अपने फ़ेवर में कुछ पॉइंट्स निकाल सकता है। जहाँ तक सीज़फायर की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिज़्बुल्लाह और हमास ये चाहते हैं कि सीज़फायर छोटी सीज़फायर ना हो, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे की लंबी सीज़फायर, परमानेंट सीज़फायर हो। मेरा अंदाज़ा ये है, अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टीज़ के जो स्पोक्स पर्सन है, उनसे जो हिंट आ रहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टीज़ के जो एडवाइजर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं व्हाइट हाउस में, वो ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सीज़फायर के बारे में बात होए। देखिए, जब भी कभी सीज़फायर होता है तो हमेशा एक टाइम मोहलत, चाहे दुनिया में कहीं पे भी होता है। ये ऐसा नहीं होता कि तू पहले बंद कर, मैं पहले बंद करूँ, मैं पहले बंद करूँ, तुम बाद। और क्या किया जाता है कि निश्चय कर लिया जाता है कि ठीक है, आज रात को 12 बजे के बाद सारी पार्टियां कोई भी हमला दूसरे पर नहीं करेगी। ये हमने दुनिया में कई जहां-जहां सीज़फायर टॉक हुई है। ठीक है, वो 1 घंटा आगे-पीछे हो जाता है, जोश में आके या गलती से आके सीज़फायर में अगर रात के 12 बजे का समय दिया गया है, सारे लोगों को सीज़फायर करना चाहिए, फिर भी कोई कमांडर, किसी को मैसेज नहीं मिला। हो सकता है उसके बाद भी इक्का-दुक्का हमला इधर-उधर हो जाए। लेकिन मोटा-मोटी ऐसा हो जाता है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीज़फायर हुआ था, चाहे 1965 का या 1971 का, इसी तरह से हमने एक घंटा मान लिया था कि फलाने-फलाने घंटे के बाद अब और लड़ाई नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ रिजवी साहब, मैं ना इस तरफ की बात, ना मैं हमास के समर्थन में बात करता हूँ, ना मैं हमास के विरोध में बात करता हूँ, इसी तरह से ना मैं इज़राइल के समर्थन में बात करता हूँ, ना इज़राइल के विरोध में बात करता हूँ। मैं कैप्टन ऐसे साहब, देखता हूँ कि मैं अगर ऊपर से कैप्टन देखूँ साहब, तो क्या होना कैप्टन साहब, चाहिए? कैप्टन साहब, मैं क्लियर कर दूं, चूंकि आप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और आप जो है एक साफ गोई से, आप पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, आप कोई किसी मुल्क के हामी उस तरीके से नहीं है कि भाई एक पक्ष है और हिंदुस्तान से तो कुछ हो नहीं रहा है कि कूद पड़े हिंदुस्तानी जो है। तो आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल सही है, और हम भी यही चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि एक वाज़ेह तस्वीर जो है, एज़ एक मिलिट्री एक्सपर्ट, एक जो जियो एनालिस्ट, उस तरह से जियोपॉलिटिक्स वो बात आप कीजिए, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक है बिल्कुल। मैं इस पे बिल्कुल एग्री हूँ। कोई आपकी बात माने, अच्छी लगे, ना लगे, इससे कोई आई डोंट माइंड। बस आपको जो है एक सही, और इसीलिए मैं सवाल करता हूँ। हो सकता है कि मैं उस पे ये कहूं कि ये कैसे फजील साहब कहें ये कैसे, ये सबका इख्तियार है, या तेजावत साहब कहें कि नहीं ये चीज तुम्हारे से हो रही। लेकिन आप एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट जो समझते हैं वही कहें। जी। जी हाँ, देखिए, किसी भी युद्धबंदी सीज़फायर का 2 पर्पस होता है। एक तो है जो ह्यूमन ट्रेजेडी है, यानी लोगों को, अवाम को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को नुकसान हो रहा है, वो रुक जाए। और दूसरा पर्पस होता है कि जो सिविलाइजेशनल लॉस हो रहा है, बिल्डिंगों को, सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो नुकसान हो रहा है, उसे रोका जाए। तो मैं जरा मिलिट्री आकलन देता हूं कि इसमें सबसे बड़ा रोल सीज़फायर में इज़राइल का ही होगा, जिम्मेवारी। क्योंकि देखिए, हमास हर रोज कितने हाई एक्सप्लोसिव्स, जिसको हम चाहे डायनामाइट बोलें या आरडीएक्स बोलें या टीएनटी बोलें, हमास हर रोज मेरे ख्याल से 5-10 किलो ही फेंक रहा है इजराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह कितना फेंक रहा है हर रोज इजराइल के ऊपर? हिजबुल्लाह शायद इजराइल के ऊपर टीएनटी, आरडीएक्स या जो डायनामाइट पाउडर हम बोलते हैं, उस तरह के हथियार, टोटल किलो, मैं वॉरहेड के एक्सप्लोसिव पावर की बात कर रहा हूं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में। हिजबुल्लाह शायद हर रोज 50 किलो या 100 किलो फेंक रहा है इजराइल के ऊपर।
लेकिन अगर हम इजराइल का फिगर देखें, इजराइल मेरा हिसाब है कि हर रोज करीबन किसी दिन 1000 किलो और कभी-कभी तो 2000 किलो और किसी-किसी खास मौके में एक दिन में ही 5000 किलो हाई एक्सप्लोसिव हमास पर या हिजबुल्लाह पर फेंक रहा है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है नुकसान पहुंचाने की किसकी है? इजराइल की है। तो सीज फायर में इसमें कोई शक नहीं है कि हमास के बोलने के पहले, हिजबुल्लाह के बोलने के पहले अमेरिका को सबसे पहले इजराइल को समझाना पड़ेगा कि नेतन्याहू जी, आप फलाने तारीख को रात के 12 बजे के बाद 100 ग्राम एक्सप्लोसिव ना तो हमास पे फेंकेंगे ना हिजबुल्लाह पर फेंकेंगे। ये जो नकेल टाइट करनी है ये अमेरिका को करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से जो बाइडेन के बाद थोड़ा डुलमुल थे, अभी ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो बहुत क्लियर कट सोच से आगे बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मौका देगा कि इजराइल भी इस जंग से बाहर निकले। देखिए इजराइल को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, सारे डेवलपमेंटल वर्क बंद हो गए हैं। इजराइल में जो एजेंसी है जो कि सड़कें बनाती है, रिपोर्ट्स के अनुसार वो पहले हर महीने करीबन 40 किलोमीटर सड़कें बनाते थे, यानी हर साल को करीबन 500 किलोमीटर सड़कें बना रही थी इजराइल के अंदर। ये काम अब जीरो हो गया है पिछले 1 साल से। तो इजराइल के अंदर जो अंदरूनी डेवलपमेंट है रुक गया है। तो इजराइल के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं लड़ाई रुके ताकि फिर से डेवलपमेंटल काम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रुके हैं उनको आगे बढ़ाने का काम शुरू हो जाए। जी।